नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का विचार, सफलता का कोई मंत्र नहीं, सफलता का कोई मंत्र नहीं, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे शिक्षक केवल आपको सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 की इकाई 1, हिंदी भाषा और उसका विकास। हमारा आज का विषय है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा है भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा की है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना एक इतिहास रहा है, हिंदी का भी अपना इतिहास है। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंदी का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। भारतीय आर्य भाषाएं, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। भारोपीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, काकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 1000 ईसा पूर्व से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का अन्य नाम छांदस है। यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है ये, और इसका प्रयोग काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का अन्य नाम है संस्कृत भाषा, प्रयुक्त नाम पाणिनि द्वारा। प्रयोग काल है इसका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रथम प्राकृत काल पाली, द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत, तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश अवहट। पाली का प्रयोग काल है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। भारत की प्रथम देश भाषा है ये, और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही है। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अवहट को संक्रमणकालीन तथा संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय मैंने अभी बताया था आपको, क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में दृष्टिगत होता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता में चारों वेद आ जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, और उपनिषद कितने हैं? 18 उपनिषद है। लौकिक संस्कृत। पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि रचनाएं लौकिक संस्कृत में हैं। हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रहे हैं, जिसमें ल, लह, जीवा मूल्य तथा उपधमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हमने पढ़ ली है। अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। उन वर्गों के क्या नाम हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इसमें बहुत साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय तथा आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसैनी। परंतु हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया: अर्धमागधी, जिसे आर्षी भी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया: शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य हैं। अब है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे अभिरादि भी की भाषा कहा है।
अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। डॉक्टर नामवर सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचट सिंध की बोली। दुहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। शौरसेनी अपभ्रंश की भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश की भाषा है पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश की भाषा है सिंधी। खस अपभ्रंश की भाषा है पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश की भाषा है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है, जिन्होंने पवमचरियु, रिटनेमिचरियु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। पवमचरियु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदन 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं महापुराण, नयकुमार चरियु, जसहर चरियु। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक योगिनी की विरह का कथा वर्णित है। अब है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट माना है। किसके परवर्ती रूप को अवहट माना है? अपभ्रंश के। 13वीं-14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश, अवहट कहा तथा हेमचंद्र ने उन्हें देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है वही मानक रूप पाकर वर्तमान में हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसके रूप में प्रतिष्ठित हुई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। बाह्य उपशाखा, उत्तरी पश्चिमी समूह जिसमें लहंदा और सिंधी,
दक्षिणी समूह में मराठी, पूर्वी समूह में उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला। मध्य उपशाखा मध्यवर्ती समूह में पूर्वी हिंदी। अंत उपशाखा केंद्रीय समूह पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी। पहाड़ी समूह नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन, मराठी। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण किया है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं, भोलानाथ तिवारी ने किया है इसका वर्गीकरण। शौर सैनी की आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। मागधी की है बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। अर्धमागधी की है पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्र की है मराठी। ब्राह्मण पैशाची की है लहंदा, पंजाबी और सिंधी। स्पष्टता, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे। शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, असमिया आदि सम्मिलित है। चूंकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं को संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। शौर सैनी अपभ्रंश। शौर सैनी अपभ्रंश को 3 उपभाषाओं में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है वो आकार बहुला और ओकार बहुला 2 भागों में विभाजित है। आकार बहुला बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। ओकार बहुला बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अब है राजस्थानी हिंदी, ट वर्ग बहुला। कैसी है राजस्थानी हिंदी? ट वर्ग बहुला है और इसकी जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जयपुरी का अन्य नाम है ढूंढानी। तीसरी है पहाड़ी हिंदी जिसकी बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। अब है अर्धमागधी। अर्धमागधी में की उपभाषा है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपको ये बोलियां अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मागधी। मागधी की जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय